नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को सुविधा मुहैया कराई जाए, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मैं आज एक बार फिर सरकार से मांग कर रहा हूं कि जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल फील्ड में काम कर रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी जिस प्रकार से बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, सभी को तत्काल पीपीई किट, मास्क से लेकर सुरक्षा के आवश्यक सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा, फील्ड में काम कर रहे इन सभी कर्मवीर योद्धाओं को अन्य राज्यों की तरह 50 लाख के बीमा के दायरे में लाकर सुरक्षा कवच प्रदान की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा है या जहां कोरोना संक्रमण के कम मामले हैं, वहां के पुलिस फोर्स को तत्काल कोरोना प्रभावित रेड हॉटस्पॉट जिलों में पदस्थ किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की ना के बाद कोटा से खुद ही लौट रहे छात्र पहुंचने लगे बिहार। जी हां दोस्तों, कोटा को लेकर बिहार की सियासत सरगर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कोटा में फंसे छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा, जो जहां हैं वहीं रहें। ऐसा करना लॉकडाउन का उल्लंघन और गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होगा। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार की मजबूरी पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के नागरिकों को मंजादार में बेसहारा छोड़ देने का आरोप लगाया। आरजेडी ने यह आरोप भी लगाया था कि कई रसूखदार लोगों ने अपने बच्चों को लॉकडाउन के बीच वापस घर बुलवाया है। अब प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल सिंह अपनी पत्नी और बेटी को वापस लेकर अपनी निजी वाहन से कोटा से पटना पहुंच गए हैं। वहीं अब कोटा से छात्र भी खुद से ही वाहन रिजर्व कर वापस बिहार लौटने लगे हैं। कोरोना के कारण कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने के लिए भले ही बिहार सरकार तैयार नहीं हो रही है, लेकिन जो भी सक्षम है और रुतबे वाला है वो अपने बच्चों को धड़ल्ले से बिहार लेकर आ रहा है। हजारों बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रसूखदार लोगों के बच्चे प्रतिदिन कोटा से बिहार आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 149 छात्र बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंच गए हैं, जिन्हें वहां क्वारंटीन किया गया है। यूपी से लगी सीमा से कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा से नवादा के लिए चले 10 छात्र 3 वाहनों से कैमूर पहुंचे। बॉर्डर पर मजिस्ट्रेट और चिकित्सकों की टीम ने उन सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कर हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई। ये सभी छात्र कोटा के जिलाधिकारी से पास लेकर अपने गृह जनपद के लिए चले थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस के स्वागत में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, नेता भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, सरकार ने जिन कंधों पर लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है, वे अपने कर्तव्य को निभाने के बजाय इसका उल्लंघन करते नजर आए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हुई। मामला बिहार के समस्तीपुर का है। दरअसल एक संस्था ने कोरोना युद्ध के तौर पर काम कर रहे पुलिस वालों के सम्मान में फूलों से स्वागत करने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें समस्तीपुर नगर थाना और मुफस्सिल थाने की पुलिस को बुलाया गया। रविवार सुबह करीब 11 बजे से यह कार्यक्रम आजाद चौक से शुरू हुआ। इस दौरान सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में लोग फूल लेकर खड़े थे। इतना ही नहीं, इस भीड़ में महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। पुलिस की टीम सायरन बजाते हुए कार्यक्रम में पहुंची, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल पुलिस वालों पर फूलों की बारिश करते दिखे। सड़क पर खड़ी भीड़ पुलिस वालों के आगे पीछे चलना शुरू हो गई। इस दौरान फूल मालाओं से लदे थानाध्यक्ष ये भूल गए कि उनकी ड्यूटी लॉकडाउन का पालन कराना है। मामले में नया मोड़ तब आया जब नगर परिषद के सभापति के साथ साथ जेडीयू के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्था ने फूलों से सम्मानित करने का लाइव वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर देख लोग तरह तरह के सवाल खड़े करने लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 2, जाने आज से यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत इन राज्य में क्या छूट मिल रही है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट के बीच आज से कई हिस्सों में लॉकडाउन में रियायतें मिलना शुरू हो गई है।
केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कृषि क्षेत्रों, छोटे उद्योग, मनरेगा और कंस्ट्रक्शन जैसे जरूरी कार्यों में छूट मिल रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लॉकडाउन में रियायतें नहीं मिल रही। जाने यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत किस राज्य में क्या छूट मिल रही है। सिर्फ गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में मिल रही है छूट। देश के कई राज्यों में गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना दुकान, फल सब्जी के ठेले, मीट मछली, हाईवे ढाबा, कोरियर सेवा, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, केबल डीटीएच वर्कर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, छोटे वित्तीय संस्थान आदि क्षेत्रों को छूट दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए प्रभावी कदम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ राजस्थान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुछ प्रभावशाली उपायों की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड-19 के प्रसार और उसके बाद देशव्यापी बंद से उपजे हालात के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। आकलन है कि मांग में गिरावट और श्रम शक्ति की कम उपलब्धता के साथ उद्योग को सामान्य स्थिति में आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। मुख्यमंत्री के वर्तमान सलाहकार और पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समूह भी बनाया गया है। लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों को लेकर यह समूह विचार विमर्श कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मंदी के वर्तमान हालात में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से अनुदान जारी करने के साथ साथ ऋण अदायगी को टालने और ब्याज में कमी करने और कई अन्य उपायों को लागू करने की मांग की है। मौजूदा वित्तीय दिवाला से निपटने के लिए सरकार ने राज्य की उधार सीमा को 2% तक बढ़ाने और लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति को शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया है। सरकार ने कृषक समुदाय की सहायता के लिए कई उपाय भी किए हैं। उदाहरण के लिए खेतीहर मजदूरों को 21 दिन का अग्रिम भुगतान दिया गया है ताकि वे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच आवश्यक वस्तुओं और भोजन की खरीद कर सके। इसके अलावा चूंकि कोटा में फसलों की कटाई 15 मार्च से शुरू होती है और राज्य के बाकी हिस्सों में यह काम 1 अप्रैल से होता है, लिहाजा कोटा में खरीद 16 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि अन्य जिलों के लिए पंजीकरण 16 अप्रैल से शुरू होगा। भीड़ को कम करने और परिवहन दूरी को कम करने के लिए सरकार ने संग्रह केंद्रों की संख्या दोगुनी कर दी है। पहले मंडियां नियमित संग्रह केंद्र थीं, अब 400 ग्राम सेवा समितियां और कई और मंडियों में यह काम किया जा रहा है। इस दिशा में केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% तक करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि किसानों और जरूरतमंदों को फायदा हो और क्वारंटाइन स्थलों पर रहने वाले बेसहारा लोग भी लाभान्वित हो सके। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि राज्य के निवासियों में से किसी को भी आवश्यक वस्तुएं हासिल करने में कोई समस्या ना हो। राज्य सरकार ने केंद्र से भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडार सभी के लिए उपलब्ध कराने को कहा है, क्योंकि वर्तमान में खाद्य निगम के गोदामों में अनाज की भरमार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमानों का इलाज नहीं करने का इश्तिहार देने वाले यूपी के अस्पताल पर भड़के ओवैसी, बोले मुस्लिमों की जिंदगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल ने इश्तिहार छपवाकर मुस्लिम मरीजों से कहा था कि वे अपना और एक तीमारदार का कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट लाएंगे, तभी अस्पताल उनका इलाज करेगा। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अब इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, अगर अस्पताल अपनी नीति के विज्ञापन को लेकर पर्याप्त रूप से आश्वस्त है तो जांच किस बात की, उसे जनता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि कोविड-19 धर्म नहीं देखता है, बावजूद इसके उनके वैचारिक प्रशंसकों ने मुस्लिम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। बता दें कि इस विज्ञापन को लेकर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इश्तिहार को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध होने के बाद अस्पताल ने दूसरा इश्तिहार छाप कर कहा कि उसे अपने पहले इश्तिहार पर खेद है। 17 अप्रैल को एक अखबार में विज्ञापन दिया, कल 18 अप्रैल को दूसरा विज्ञापन देकर माफी मांग ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रमजान शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिमों से की ये अपील। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर
4000 के पार पहुंच गई है। इस खतरे के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रमजान में मुस्लिम समुदाय से घर में नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने रविवार को कहा कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लोगों को अपने घर में नमाज पढ़ना चाहिए और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसा कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और सभी मौलवियों को फतवा जारी करना चाहिए कि सभी लोगों को घर में रहकर नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि सभी मुस्लिम भाई राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।